बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर आज होने वाला पेपर सॉल्व करते हैं और आज तारीख है 28 सितंबर 2024। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, ओलंपिक हेल्ड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स के ओलंपिक कितने सालों के बाद होती है? तो याद रखिएगा हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स होती है। सिंस 1994 के बाद ये हर 4 साल के बाद ये मुनक़िद होती है। और फिर इसकी अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो ये समर और विंटर ओलंपिक्स में डिवाइड होती है, समर एंड विंटर ओलंपिक्स। एक और सवाल कमीशन के इम्तिहान से बहुत ही अहम है कि इसमें जो 5 रिंग्स हैं ये किस चीज़ को इंडिकेशन करते हैं? तो याद रखिएगा ये 5 रिंग्स हैं, 5 रिंग्स ये बेसिकली 5 कॉन्टिनेंट को इंडिकेशन करते हैं कि जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं। और इसमें सबसे पहले जो ब्लू है ये इंडिकेशन करता है यूरोप को। सो ब्लू इज इंडिकेशन फॉर the Europe continent, and the next one is the black, and the black is the indication of Africa. ये black जो है ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका की इंडिकेशन करता है। और उसके बाद रेड क्या है? रेड याद रखिएगा ये अमेरिका की कॉन्टिनेंट जो है उसको ये इंडिकेशन करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द येलो, और ये जो येलो रिंग है ये एशिया कॉन्टिनेंट को इंडिकेशन करता है, ये एशिया को डिपिक्ट करता है। और उसके बाद ये ग्रीन जो है याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को इंडिकेशन करता है। तो दीज आर द 5 रिंग्स। ये सबसे पहले हमारे पास ब्लू है, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो और उसके बाद हमारे पास ग्रीन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्लू है ये रिंग ये याद रखिएगा यूरोप को इंडिकेशन करता है। और उसके बाद ये जो ब्लैक है ये ब्लैक इसकी इंडिकेशन करता है अफ्रीका की, और जो रेड है ये अमेरिका, और जो येलो रिंग है ये एशिया को इंडिकेशन करता है, और ये जो ग्रीन रिंग है ये इंडिकेशन करता है ऑस्ट्रेलिया को। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि करंटली जो ओलंपिक के चैंपियन हैं पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, अरशद नदीम जवेलियन थ्रो में उन्होंने जो थ्रो किया था वो समर ओलंपिक्स 2024 थी। अरशद नदीम, ये कब ओलंपिक्स की बात है? ये समर ओलंपिक्स है, याद रखिएगा जी, ये समर ओलंपिक्स है। और इन्होंने जो जोवेलियन थ्रो रिकॉर्ड किया था उसका टोटल रिकॉर्ड क्या है? याद रखिएगा वो है 92.97 मीटर। तो ये भी सबसे अहम सवाल है कि कमीशन के इम्तिहानात के हवाले से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि ओलंपिक्स के हवाले से। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ममनून हुसैन डेथ डेट इज। ममनून हुसैन जो कि पाकिस्तान के 12वें प्रेसिडेंट हैं, उनकी डेथ डेट कब है? वो जुलाई 14, 2021 है। एक और भी सवाल पूछा जा सकता है कि ममनून हुसैन साहब के बारे में कि पाकिस्तान के ये कौन से नंबर पे जो है प्रेसिडेंट रहे हैं? तो याद रखिएगा ये 12वें प्रेसिडेंट रहे हैं। और इनका ड्यूरेशन क्या है? 2013 से 2018 तक। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए कि इनका टेन्योर बतौर प्रेसिडेंट कब से स्टार्ट होता है और कब से एंड होता है, तो याद रखिएगा 9/9/2013 से 9/9/2018 तक रहता है। तो ये 5 साल के लिए बतौर सदर जो है वो मुंतखब होते हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ममनून हुसैन साहब के बारे में कि इनका जो टेन्योर था ये 5 ईयर्स के हवाले से था, और ये पाकिस्तान के 12वें प्रेसिडेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो कायम मकाम सदर हैं अगर उनको भी शामिल किया जाए तो फिर इनका नंबर 16वां बनता है। तो कमीशन के हवाले से ये भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अगले एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनज़ीर सेकेंड गवर्नमेंट डिसमिस्ड बाय। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 मरतबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होती हैं, और दूसरी मरतबा उनकी हुकूमत को कौन गिराता है? दूसरी मरतबा उनकी हुकूमत फ़ारूक अहमद खान लिगारी 5 नवंबर 1996 को क्या करते हैं? डिसमिस कर देते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर हैं, खातून प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म।
पहली खातून वज़ीर आज़म। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर बतौर लेडी हैं, और इनको ये भी एजाज़ हासिल है। इनको दुख्तर मशरिक भी कहा जाता है, और डॉटर ऑफ ईस्ट एक बुक का नाम है, वो भी इन्हीं की अपनी लिखी हुई किताब है। कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल पूछा जाता है कि डॉटर ऑफ ईस्ट इज़ अ बुक, डॉटर ऑफ ईस्ट इज़ अ बुक एंड इट इज़ रिटन बाय, ये भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की लिखी हुई किताब है। सवाल हमारे पास है, मकतबा इमाम रब्बानी ये किसकी लिखी हुई किताब है? तो याद रखिएगा कि ये किताब शेख अहमद सरहंदी साहब की लिखी हुई किताब है। तो ये कमीशन के हवाले से आज के पेपर में ये सवाल पूछा हुआ था, जिनको मुजद्दिद अलिफ़सानी भी कहा जाता है, शेख अहमद सरहंदी साहब को। तो ये बुक के जो राइटर हैं उनके हवाले से सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल है कि इमाम मालिक बर्थ प्लेस इज़, इमाम मालिक कहाँ पैदा हुए? तो इमाम मालिक मदीना में पैदा हुए, और उस कबाइल का नाम क्या है? बनु हिमयार उनके कबाइल का नाम है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर इन समर में क्या होता है? वो हाई होता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन कौन से होते हैं? ये भी कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछे जा सकते हैं। सब का मतलब याद रखिएगा स्मॉल और पार्ट, स्मॉल या पार्ट। और जो ट्रॉपिकल रीजन होता है याद रखिएगा, द ट्रॉपिकल रीजन, ज्योग्राफी की बात करेंगे, ट्रॉपिकल रीजन मीन द हॉटेस्ट रीजन और द हॉट रीजन। और उसके बाद बात की जाती है टेम्परेट रीजन। जो टेम्परेट रीजन होता है बेटा, उसे कहते हैं कूल और कोल्ड रीजन, कूल या कोल्ड रीजन। और जब बात आती है कि सब ट्रॉपिकल की, सब ट्रॉपिकल इसका मतलब है मोतदिल, लेकिन यही जो सब ट्रॉपिकल हैं गर्मी में इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। तो ये भी सवाल पूछा हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दश्त कैसे लैला, ये किसने लिखी है? तो याद रखिएगा ये किश्वर नाहिद साहब की लिखी हुई ये किताब है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज, लाइफ की स्टडी का नाम क्या है बेटा? बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से अगर ये आ जाए कि सेल की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे क्या नाम देते हैं? साइटोलॉजी नाम देते हैं बेटा जी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। इसी तरह से अगर ब्लड की स्टडी के बारे में पूछा जाए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, उसे नाम देते हैं हीमाटोलॉजी है बेटा, उसे नाम देते हैं बेटा hematology is a scientific study of blood and the scientific study of cell is called as the cytology. Scientific study of living organism or the life is called as biology कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है synonym ऑफ मॉडेस्ट इज, मॉडेस्ट का synonym क्या होता है? मुतरादिफ, जिसे कहते हैं कि आजिज, काइंड, मेहरबान। तो हम्बल भी हो सकता है, और इसी तरह से काइंड अगर आ जाए तो वो भी ठीक है, सिंपैथेटिक आ जाए वो भी ठीक है, हम्बल ये भी ठीक है। फादर ऑफ ज्योमेट्री इज, तो ये मैथ के हवाले से एक सवाल पूछा हुआ था। यूक्लिड ये फादर ऑफ ज्योमेट्री के इनको कहा जाता है। उसके बाद किस सिटी से ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है? ये हसन अब्दाल से इसका आगाज होता है। अगला सवाल है कि सोनामी मीन, सोनामी का लफ्ज़ी मतलब क्या है? सो याद रखिएगा सोनामी एन एक्सट्रीम, ये लार्ज वेव होती है कास्ट बाय वायलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ अंडर द सी। समंदर के नीचे अगर ज़मीन की ऐसी इर्ताश हो तो उस इर्ताश की वजह से ये सोनामी भी बन सकता है। तो सोनामी का लफ्ज़ी मानी पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस, अगला सवाल हमारे पास है वो हरूफ जो बात का सबब जानने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हरूफ इल्लत भी कहा जाता है। जो किसी चीज़ की सबब, किसी चीज़ की वजह जानने के लिए बेटा इस्तेमाल होते हैं, सबब या वजह जानने के लिए, ये क्या इसने कहलाते हैं? हरूफ इल्लत कहलाते हैं। इसी तरह से अगर अफसोस करने के मौके के ऊपर कोई लफ्ज़ बोले जाएं तो उन्हें नाम देते हैं हरूफ तासुफ कहते हैं। हरूफ तासुफ कि जब अफसोस के मौके के ऊपर कोई लफ्ज़ बोला जाए तो उसे कहते हैं हरूफ तासुफ कहते हैं। इसी तरह से हरूफ इंबसात, खुशी के मौके ऊपर बोले जाते हैं। हरूफ तहसीन, किसी को शाबाश देने के लिए, किसी को तारीफ़ करने के लिए, किसी को दाद देने के लिए उस वक्त ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक शेर को दूसरे शेर में शामिल किया जाए तो उसे क्या नाम देते हैं? उसे तज़मीन कहते हैं। जब एक शेर किसी और शायर का हो
दूसरा शायर उसमें अपना मिसरा या पूरा शेर या उसको मुखम्मस कर दे, मुसद्दस कर दे, तो फिर वो क्या कहलाता है, उससे हम नाम देते हैं, तज़मीन नाम देते हैं। मसनवी मुर्गनामा का मुसन्निफ कौन है? अब्दुर्रहमान खान मजबूर इसके मुसन्निफ हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी उम्मत में होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि काश मैं भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होता। तो ये इस्लामियात के हवाले से ये सवाल भी पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है, उम्मुल कुरा किस शहर को कहा जाता है? मक्का मुकरमा को कहा जाता है। एक और सवाल पूछा जाता है कि मदीना मुनव्वरा मुनव्वरा के मानी क्या है? मुनव्वरा का मतलब है कि नूर, रोशनी जिसमें हो ऐसा शहर, उसे नाम देते हैं मदीना मुनव्वरा भी कहा जाता है। उसके बाद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, नाबीना को बीना कर देते थे और कोढ़ में मुब्तला को भी ठीक कर देते थे। जिनकी बीनाई चली जाती थी तो उनको बीनाई भी अता करते थे। तो हज़रत ये ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था। हज कब फ़र्ज़ हुआ? हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ और इसके लफ्ज़ी मानी होते हैं कि इरादा करना के होते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि वो इस्म जो खुद किसी से ना बना हो और ना उससे दूसरे अल्फाज बनाए जा सकते हैं, उसे नाम देते हैं, इस्म जामिद कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है पत्थर, तो ये पत्थर क्या है? इस्म जामिद है, ये किसी से बना हुआ नहीं है। और फिर ऐसा लफ्ज़ कि जो खुद तो किसी से ना बना हो लेकिन उससे दूसरे लफ्ज़ बनाए जा सकते हों, उसे नाम क्या देते हैं? याद रखिएगा, वो होता है मस्दर कहते हैं। मिसाल के तौर पर लिखना एक मस्दर है और लिखना से आगे जो लफ्ज़ बनता है जैसे लिखाई, तो उसे क्या नाम देते हैं बेटा? उसे नाम देते हैं मश्तक नाम देते हैं। जो मस्दर से निकला हुआ होता है उसे मश्तक कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि लाग लगना के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? इश्क हो जाना, मोहब्बत हो जाना, किसी के साथ ताल्लुक़ हो जाना, तो मोहब्बत हो जाना, या अगर बासकत वो ताल्लुक़ हो जाना भी, ताल्लुक़ हो जाना ये भी अगर आ जाए तो ये भी ठीक है। तो मोहब्बत हो जाना, इश्क हो जाना, ताल्लुक़ हो जाना बेटा, उसे लफ्ज़ी तौर पर जो मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है कि लाग लगना, मोहब्बत होना, इश्क होना, किसी के साथ ताल्लुक़ कायम होना, तो उसे क्या नाम देते हैं? लाग लगना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 बिट्स इज इक्वल टू, कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था, ये 1 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद एक इन एक्सेल में डेटा ट्रांसफर करने के लिए टू द नेक्स्ट वर्कशीट कौन सा प्रोसेस किया जाता है? तो बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि कॉपी पेस्ट करो लिंक को, और दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि वर्कशीट रेफरेंस मेथड से भी आप ये काम कर सकते हो। अगला सवाल है कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस, कि पाकिस्तान के ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो बेसिकली बंगाल से उनका ताल्लुक था, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं? वो है हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब। तो ये वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंग्लिश के हवाले से सवाल है कि सम बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज, ये जनरल बात की गई है, प्रीपोजिशन के हवाले से ये पूछा हुआ था। अगला सवाल है कि ऑफ्थल्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, तो जो ऑफ्थल्मोलॉजी है ये आँख की बिसारत के बारे में स्टडी का नाम है, उसको क्या नाम देते हैं? ऑफ्थल्मोलॉजी कहा जाता है। ये साइंस के हवाले से एक सवाल पूछा हुआ था कि ऑफ्थल्मोलॉजी किसे कहते हैं। इसी तरह से अगर मेडिकल टर्म में याद रखें कि रीनल के हवाले से सवाल पूछा जाए तो रीनल बेटा बोलते हैं किडनी को बोलते हैं। तो बाज का ये सवाल पूछा जाता है कि रीनल फेलियर इज रिलेटेड टू विच बॉडी ऑर्गन, तो वो किडनी से रेलेवेंट है। इसी तरह से हेप्टिक की बात की जाए, मोस्टली सवाल कमीशन के इम्तिहान में पूछा जाता है इन हेपेटाइटिस और इन हेप्टिक केस विच बॉडी ऑर्गन इज अफेक्टेड, तो हेपेटाइटिस में कौन सा होता है बेटा? हेप्टिक में लिवर अफेक्ट होता है। हेप्टिक में कौन सा अफेक्ट होता है? लिवर अफेक्ट होता है। इसी तरह से मेडिकल टर्म अगर आ जाए बेटा, पल्मो आ जाए, पल्मोनोलॉजी या पल्मोनोलॉजिस्ट जो होता है वो लंग्स स्पेशलिस्ट होता है। मेन टू से जो चेस्ट और जो फेफड़ों का जो स्पेशलिस्ट होता है वो पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी वास्कत सवालात पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है करंट T20 कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मौजूदा T20 कैप्टन कौन से हैं? वो बाबर आजम साहब हैं। और इसी तरह से अगर टेस्ट कैप्टन की बात की जाए जी, कि टेस्ट कप्तान कौन है जी, वो हैं शान मसूद साहब जी, शान मसूद साहब, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन हैं। और T20 कैप्टन की बात जो सवाल पूछा हुआ था वो कौन से हैं? वो बाबर आजम साहब हैं। अगला सवाल कौन सा है कि चाइना रिप्लेस ताइवान इन विच ईयर, तो नेम चेंजिंग का बारे में ये सवाल था उस वक्त
1949 में चाइना ने रिप्लेस किया था ताइवान को, और कौन सा ईयर था वो 1949 था। अगला सवाल हमारे पास है कि अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न इन, अल्लामा इकबाल जिनको शायर मशरक़ भी कहा जाता है, ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो ये 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। और इनको दूसरा भी कहा जाता है कि ये मुफक्किर पाकिस्तान भी हैं, ये मुसव्विर पाकिस्तान भी हैं, ये शायर पाकिस्तान भी हैं, पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं, और सियालकोट में ये पैदा हुए थे। और फिर अल्लामा इकबाल साहब के बारे में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद साहब क्या काम करते थे, तो कुछ अरसा जो है इन्होंने बतौर टेलरिंग का काम भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द मार्केट इज नियरर टू दैम दैन अस, ये तो ये प्रोनाउन के हवाले से सवाल था, तो याद रखिएगा जब लेट और बिटवीन भी आ जाए तो उस वक्त भी हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज अस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन के जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब हैं, कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, तो ये भी सवाल पूछा हुआ था। और रिसेंट जो वार चल रही है यूक्रेन वर्सेस रूस, तो ये भी एक तनाज़ा चल रहा है कि उनके दरमियान मुख्तलिफ जंगबंदी के हवाले से वो भी एक बर्निंग इशू है, उस बारे में भी सवालात पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है न्यू नेम ऑफ शाहजहानाबाद, उसका नया नाम क्या है, ये ओल्ड दिल्ली का ये नया नाम है। उसके बाद है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बरीड इन, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब कहाँ पे दफन है, ये लाहौर में दफन है। अगर लाहौर में जगह पूछी जाए तो ये अनारकली जगह है जहाँ पे वो दफन है। और ये कब इनकी डेथ होती है, 1210 AD में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद है कि ज़ुन्नुरैन किस सहाबी का लक़ब है, तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला इनका लक़ब है, क्योंकि आप सल्लम की 2 बेटियां इनके निकाह में दी गई थी, इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है ज़ुन्नुरैन। उसके बाद इसका लफ्ज़ी मतलब भी पूछा जाता है, इसका मतलब है कि 2 नूरों वाला, तो ज़ुन्नुरैन जो है इनका लक़ब है। अगला सवाल, विच इज़ द चीपेस्ट एंड द इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो चीपेस्ट भी है और इको फ्रेंडली भी है, यानी माहौल दोस्त भी है। उसके बाद के नंबर ऑफ लेंस इन द पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा जो है उसमें कितने लेंस होते हैं, तो ऑप्शन में आया हुआ था 1, 2 और 0, तो इसमें कोई भी याद रखिएगा लेंस इस्तेमाल नहीं होता, तो ये भी सवाल पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ओवरीज रिलीज एग, जब वो एग रिलीज करती है तो उस अमल को क्या नाम देते हैं बेटा, ओवोल्यूशन नाम देते हैं। यहाँ पे अगर ओवम आ जाए तो वो भी ठीक है, और एग्स बनने के अमल को याद रखिएगा ओजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्म बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो ये साइंस के हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से एक सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। उसके बाद है कि टू गिव अप द गोस्ट, इसका मतलब ये एक बेसिकली ईडियम है, और इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा कि किसी ऐसी चीज़ की कोशिश तर्क कर देना जिसका हसूल भी नामुमकिन हो। सो क्या होता है, स्टॉप ट्राइंग फॉर अनअटेनेबल, कि ऐसी चीज़ के हसूल के लिए कोशिश ही छोड़ दो जो नामुमकिन हो। तो ईडियम, इंग्लिश ईडियम के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल है कि लाइटेस्ट एलिमेंट इज, तो लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वो लिथियम है। ये बेसिकली मेटल की बात की जा रही थी, और अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है बेटा। अगर मेटल का तस्करा हो तो बेटा कौन सा है, वो लिथियम है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है बेटा, ये गैस है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो अगर वो मेटल का पूछे, लिथियम राइट ऑप्शन है। अगर वो ओवरऑल बात पूछे सो दैट इज हाइड्रोजन। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम कंपोनेंट्स, उसको डिस्पर्शन नाम देते हैं। और जब लाइट आपको पता है कि डिस्पर्स होती है तो वो 7 रंगों में डिस्पर्स होती है, और उन 7 रंगों की तरतीब कौन सी होती है, तो एक वर्ड है, याद रखिएगा, उस वर्ड को हम नाम बोलते हैं विब गायर। विब गायर, ये रंगों की तरतीब होती है, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो वेवलेंथ वो रेड कलर की होती है। सबसे पहले वी से मुराद वायलेट, आई स्टैंड्स फॉर द इंडिगो, B for the blue, G for green, Y for yellow, O for orange,
NR फॉर द रेड। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है, हमें दूर से ही दिखाई देता है रेड कलर। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रोशनी जो आम लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, उनकी तरतीब किस तरह से होती है। तो उसके लिए आपने लफ्ज़ याद रखना है, विब गायर याद रखना है। हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। लोएस्ट किसकी होती है, वो बेटा वायलेट की होती है। तो ये साइंस के हवाले से ये सवाल भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो। पाकिस्तान ने सेंटो ऑर्गेनाइजेशन को कब लेफ्ट किया था, तो ये 1979 में लेफ्ट किया था। अली इज इल विद फीवर है, तो ये प्रपोजिशंस के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। अली इज इल विद फीवर, सो इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि प्रोजेक्शन यूज द सोर्स ऑफ लाइट। तो जो प्रोजेक्शन होती है उसके लिए कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल जो है प्रोजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, इसका सरनेम पूछा हुआ था। इसका मतलब है कि एनलार्ज करना, बूस्ट अप करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो ये सारे के सारे उसके सरनेम थे। तो एनलार्ज उसका सरनेम है। इसी तरह अगर इंक्रीज आ जाए, इसी तरह अगर बूस्ट आ जाए तो वो भी ठीक है। तो ये रेक्टिफाई भी आ जाए तो उसका मतलब भी यही होता है बेटा कि रेक्टिफाई मीन्स कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। सो मैग्नीफाई का सरनेम पूछा हुआ था। अगला सवाल है कि कारगिल वार स्टार्टेड इन, कारगिल वार कब स्टार्ट होती है, ये मई जुलाई 1999 में इसका आगाज़ होता है।